हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ऐसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं और हर एग्जाम में आपसे बार बार पूछे भी जाते हैं। आप DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, UPTGT, PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का अपेक्स बैंक कौन से ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अपेक्स बैंक क्या होता है। अपेक्स बैंक मीन्स टॉप मोस्ट बैंक। इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बैंक, सबसे हेड बैंक या फिर हम बोले सेंट्रल बैंक। तो आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बैंक या फिर हेड बैंक कौन सा है, वो है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड पूछा जा रहा है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ये अपेक्स बैंक कौन से ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ। नेशनलाइज्ड होने का मतलब है कि ये बैंक किस ईयर में पब्लिक सेक्टर बैंक बना यानी गवर्नमेंट बैंक बना। तो देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये अपेक्स बैंक है RBI, ये किस ईयर में फॉर्म हुआ। तो 1 अप्रैल 1935 में इस बैंक को बनाया गया। तो RBI का फॉर्मेशन हुआ 1 अप्रैल 1935, बट एट दैट टाइम RBI वॉज अ प्राइवेट बैंक। बट 1 जनवरी 1949 में इस RBI बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी इसको एक गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया, इसको एक पब्लिक सेक्टर बैंक बना दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि ये जो अपेक्स बैंक है इंडिया का यानी RBI, ये कौन से ईयर में नेशनलाइज्ड हुआ। तो ये हुआ नेशनलाइज इन ईयर 1949। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इन्फ्लेशन से फ़ायदा किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, यानी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीजेज होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिलता है। तो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है डेटर को, यानी बोरोवर को, जिसने पैसा बोरो कर रखा है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलता है। KVS के एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्फ्लेशन से किसको होता है। तो करेक्ट आंसर इज डेटर या फिर बोरोवर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो इंडियन रुपी है उसको एक सिंबल प्रोवाइड किया गया। आप जानते हैं हमारे इंडिया की जो करेंसी है वो है इंडियन रुपी। तो उस इंडियन रुपी सिंबल को डेवलप किया गया और इस सिंबल को किसने डिज़ाइन किया। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन रुपी सिंबल ऐसा है। इस इंडियन रुपी सिंबल को डेवलप किया था, उनका नाम था उदय कुमार। ठीक है, डॉक्टर उदय कुमार थे। उन्होंने इस सिंबल को, इस इंडियन रुपी सिंबल को डेवलप किया था। एंड कब डेवलप किया था, इन ईयर 2010 में। एंड बाद में इसको जब फाइनलाइज किया, क्योंकि इनके बहुत सारे लोगों ने सिंबल डिज़ाइन किए थे, बट इनके रुपी सिंबल को एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एंड 15 जुलाई 2010 को इस इंडियन रुपी सिंबल को एक्सेप्ट कर लिया गया। तब से लेके हम इंडियन रुपी के इस सिंबल को चला रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इस इंडियन रुपी सिंबल को किसने डिज़ाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। कब किया था, 15 जुलाई 2010 में किया था। उसको उस दिन भी एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये इंडियन रुपी है ये कौन से 2 स्क्रिप्ट से मिलकर बनी है। तो आप जानते हैं देवनागरी और रोमन, ये 2 स्क्रिप्ट हैं। जो ये R वर्ड है, ये जो R शब्द है, ये देवनागरी से लिखा हुआ है, देवनागरी से आया है। और जो ये हाइफन का साइन है ये आया है आपका रोमन स्क्रिप्ट से। तो जो ये इंडियन रुपी सिंबल है 2 स्क्रिप्ट से मिलकर बना है, देवनागरी एंड रोमन स्क्रिप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपको उस प्रैक्टिस का नाम बताना है, यानी उस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है जिस प्रैक्टिस के थ्रू फॉरेन कंट्री में गुड को कम प्राइस पे बेचा जाता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक कंट्री। यानी होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, जब अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में यानी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री का मतलब क्या है, वो जिस कंट्री से बिलोंग करती है, तो कंपनीज क्या करती हैं अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में यानी डोमेस्टिक कंट्री में जो है वो क्या करती है, मोनोपोली प्राइस पे बेचती है, यानी हाई प्राइस पे बेचती है। क्यों, क्योंकि वो शुरू से उस इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, तो मार्केट उनके कंट्रोल में है ही, जो कंज्यूमर्स है वो सारे उनके बने हुए हैं। तो इन दैट केस वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री में प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेचते हैं, दैट मीन्स मोनोपोली प्राइस पे बेचते हैं। बट
जब ये फॉरेन, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाता है, अपनी मार्केट में बेचेंगे और जो बच जाएगा उसके बाद वो फॉरेन कंट्री में बेचेंगे। लेकिन फॉरेन कंट्री में उस प्रोडक्ट को जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी हम बोल सकते हैं लोअर प्राइस पे बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री में उनके कस्टमर्स नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में लोग उनके प्रोडक्ट से इतने अवेयरनेस नहीं है, मार्केट उनका पूरा कंट्रोल में नहीं है। वो फॉरेन कंट्री में जब प्रोडक्ट को बेचेंगे तो कॉम्पिटिशन फेस करेंगे, इस वजह से वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस पे बेचते हैं, जबकि अपनी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में उसको हाई प्राइस पे बेचते हैं। ये प्रैक्टिस कहलाती है डंपिंग। एंड बहुत सारी, मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो इस प्रैक्टिस को करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंपिंग। अब डंपिंग में क्या हो रहा है कि अपने में तो हम हाई पे बेच रहे हैं, बट फॉरेन कंट्री में क्या कर रहे हैं, लो प्राइस पे बेच रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बार कंट्रीज को डर होता है, तो कंट्री क्या करती है, कंट्रीज को ये होता है कि ऐसा ना हो कि फॉरेन जो कंपनी है वो हमारी मार्केट को आके कैप्चर कर ले। इसलिए इस डंपिंग प्रैक्टिस को कई बार रोका जाता है, कम करा जाता है। इस डंपिंग को रोकने के लिए जो प्रैक्टिस की जाती है, जो कंट्रीज अडॉप्ट करती है, उसको बोला जाता है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग किया जाता है, यानी कोई भी कंपनी जो है वो ऐसा ना करे कि वो पूरी तरह से मार्केट को कैप्चर कर ले। इसलिए हर कंट्री क्या करती है, एंटी डंपिंग करती है, यानी जो भी प्रोडक्ट जो है वो फॉरेन कंट्री में एंटर करता है तो उसमें ज़्यादा टैक्सेस लगा के उसके रेट्स को बढ़ा देती है, इस तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फिलिप्स कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिलिप्स कर्व, क्वेश्चन कहता है कि फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन एंड डैश, यानी किसके बीच में। तो फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस फिलिप्स कर्व के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था इकोनॉमिस्ट A.W. फिलिप्स ने। A.W. फिलिप्स ने बोला था कि इकोनॉमी में हमेशा इन्फ्लेशन, यहाँ पे वाई एक्सिस पे इन्होंने इन्फ्लेशन को रखा और एक्स एक्सिस पे इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को रखा। A.W. फिलिप्स ने जब ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया तो उन्होंने बोला कि फिलिप्स कर्व जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और ये कर्व जो होता है, यानी फिलिप्स कर्व हमेशा जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी जब A.W. फिलिप्स ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया तो उन्होंने बोला कि इकोनॉमी में हमेशा इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो होता है वो नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। उसके पीछे इन्होंने रीज़न किया था, उन्होंने बोला मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब है प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे तो प्रोड्यूसर्स को वो चीज़ बनाने में बेनिफिट होगा, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर्स को फैक्टर एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे, फैक्टर्स हायर करने पड़ेंगे, लेबर कैपिटल ये सब लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कम हो गया, और इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिलिप्स कर्व जो है वो रिलेशनशिप बताता है कि हमेशा इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव एंड इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बट लेटर ऑन, थोड़े टाइम बाद एक इकोनॉमिस्ट आए, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन ने इस फिलिप्स कर्व के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं है। मिल्टन फ्रीडमैन ने बोला कि इन दोनों के बीच में अगर नेगेटिव रिलेशन है तो वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है शॉर्ट रन के अंदर। फ्रीडमैन कहते थे कि जो फिलिप्स कर्व अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप नेगेटिव दिखा रहा है, यानी अगर फिलिप्स कर्व नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बनता है शॉर्ट रन के अंदर। जबकि लॉन्ग रन के अंदर फिलिप्स कर्व जो है ऐसा नहीं बनेगा। लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व कैसा बनेगा, ये बनेगा वर्टिकल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मिल्टन फ्रीडमैन ने बाद में फिलिप्स कर्व के कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि फिलिप्स कर्व नेगेटिव और डाउनवर्ड स्लोपिंग सिर्फ और सिर्फ बनता है शॉर्ट रन के अंदर, बट लॉन्ग रन में ये अपने आप कैसे पहुंच जाता है, वर्टिकल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी वर्टिकल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है कि अगर इकोनॉमी इन्फ्लेशन बढ़ता भी है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था मिल्टन फ्रीडमैन ने, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कंज्यूमर सरप्लस कैन बी डिफाइंड एज। हम कंज्यूमर सरप्लस कब बोल सकते हैं, यानी कंज्यूमर को बेनिफिट कब होता है, कंज्यूमर का प्रॉफिट कहाँ होता है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर क्वांटिटी आता है और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, प्राइस। डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व हमेशा पॉजिटिव स्लोप होता है। जब इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है वहाँ से डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कंज्यूमर सरप्लस कहाँ पर होगा। देखिए ये वाला जो प्राइस है, ये प्राइस शो कर रहा है कि कंज्यूमर जो है एक्चुअल में इतना प्राइस पे कर रहा है। बट इसके ऊपर जो कर्व, डिमांड कर्व बन रहा है ना, ये वाला कर्व बन रहा है, ये बताता है कि कंज्यूमर इस प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल में इतना पे करने को तैयार है। मान लीजिए कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर से सामान खरीदने जाते हैं, तो देखते हैं ना हम बार्गेनिंग करते हैं। तो मान लीजिए कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए 100 रुपीज़ पे करने को तैयार था, बट उसने आपसे बार्गेनिंग कर ली, आप उसके माइंड को रीड नहीं कर पाए और अल्टीमेटली डील कितने पर हो गई, 80 रुपये भी। कंज्यूमर ने आपको सिर्फ कितना रुपये पे किया, 80 रुपये, जबकि वो विलिंग कितना था उस प्रोडक्ट के लिए, वो 100 रुपीज़ पे करने को तैयार था। तो इसमें कंज्यूमर को बेनिफिट हो गया, कंज्यूमर ने कितने रुपए बचा लिए, 20 रुपये बचा लिए। तो ये जो 20 वाला पार्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मीन्स की डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस, एक्चुअल प्राइस कहाँ से निकलेगा, जहाँ डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, एंड कंज्यूमर विलिंगनेस, यानी वो प्राइस जो कंज्यूमर विलिंग पे करने को तैयार है। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एग्जाम में बहुत बार, केवीएस में, एनवीएस में, यूजीसी नेट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट इज। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो देखिए डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, यानी घाटा। घाटा कब होगा, जब आपके खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम क्या होगी, कम। और फिस्कल किससे रिलेटेड होता है, इट इज़ रिलेटेड विद गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का घाटा, यानी गवर्नमेंट को लॉस कब होगा। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट जो है निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, या फिर इसको हम बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसिप्ट भी बोलते हैं। अब देखिए जो सरकार खर्चे करती है, तो गवर्नमेंट तो कई तरह के खर्चे करती है। इस टोटल एक्सपेंडिचर में यानी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है गवर्नमेंट लैंड खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, मशीनें डेवलप करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी टाइम टू टाइम लोगों को सैलरीज प्रोवाइड करना, सब्सिडीज देना, यानी वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को रिकरिंग बेस पे करने पड़ते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से गवर्नमेंट अगर माइनस कर दे अपने टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट, यानी वो इनकम जो गवर्नमेंट को हुई है, टोटल रेवेन्यू, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो कैपिटल रिसिप्ट से भी होती है। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को इनकम बोरिंग से होती है, रिकवरी ऑफ लोन से होती है, डिसइन्वेस्टमेंट यानी जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स बेचती है। साथ साथ गवर्नमेंट को इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट से भी होती है, यानी टैक्सेस से होती है, नॉन टैक्सेस से भी होती है। तो यानी टोटल रिसिप्ट में क्या क्या ऐड हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट को अगर ये चेक करना है कि उसका घाटा कितना हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपने टोटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐड कर देगी, उसमें से माइनस करेगी टोटल रिसिप्ट, यानी इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को ऐड कर देगी। बट इस रिसिप्ट में याद रखना कौन सी रिसिप्ट नहीं आएगी, जो बोरिंग वाली है। यानी देखिए गवर्नमेंट को इनकम तो बोरिंग से भी होती है, गवर्नमेंट जब उधार लेती है तो गवर्नमेंट के लिए तो वो इनकम है, बट वो उसकी एक्चुअल इनकम नहीं है। उसको गवर्नमेंट को क्या करना है, बाद में उस इनकम, उस पार्ट को रीपे करना है। यानी गवर्नमेंट ने अगर बोरो कर रखा है तो लेटर ऑन विद द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को वो पैसा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस करना है, तो वो गवर्नमेंट की एक्चुअल इनकम नहीं है। इसलिए इसमें से गवर्नमेंट क्या करती है, इस इनकम में से बोरिंग को माइनस कर देती है, जो उसकी एक्चुअल इनकम नहीं है। तो गवर्नमेंट का अगर हमें फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर दिया जाता है, और रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट नहीं आती, जो बोरिंग से आई, क्योंकि वो गवर्नमेंट की एक्चुअल इनकम नहीं है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो स्टैगफ्लेशन वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है चीज़ों का रुक जाना, जब चीज़ें बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाती है, ग्रोथ रेट या इनकम रेट क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। और इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइजेस क्या होते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है, जब इकोनॉमी में प्राइजेस लगातार बढ़ते रहते हैं और इकोनॉमी में जो आउटपुट है या ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल क्या आ जाता है, लो लेवल पर आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टैगफ्लेशन मीन जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो जाए, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाए, दैट सिचुएशन इज स्टैगफ्लेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बहुत बार, केवीएस के एग्जाम में, एनवीएस के एग्जाम में, यूजीसी नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि जो एक टर्म है ना, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब है यहाँ पे ना एक्चुअली में 3.5% होना चाहिए। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, इसका मतलब है कि जब ग्रोथ रेट 3.5% पर एनम अचीव की जा रही थी इंडियन इकोनॉमी में, यानी जब इंडिया में 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे, तो स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान तक तो इंडिया के अंदर जो एनुअल ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ और सिर्फ 3.5% थी। तो इस टर्म को, यानी जो ये टर्म दी गई है ना, इसी को बोला गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म जो है वो किसने दी थी? ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्म दी थी एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था राजकृष्णा। राजकृष्णा ने बताया कि राजकृष्णा ने इस टर्म को दिया था 1978 में। राजकृष्णा ने 1978 में एक टर्म दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के थ्रू उन्होंने बताया कि इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान तक, यानी 1950 से लेके 1980 तक तो इंडिया में ग्रोथ रेट बिल्कुल स्लो डाउन थी। यानी इंडिया में हर साल ग्रोथ रेट जो था वो 3.5% था, यानी हमारी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रही थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? पहला, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को किसने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकृष्णा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद जीडीपी। ओके, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में कितना जीडीपी था? 3.5% हर साल था। ठीक है, एंड कौन से पीरियड तक की बात की गई है हिंदू पीरियड में? तो यहाँ पर बात की गई है 1950 से लेके 1980 तक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? जब दो टाइप के गुड्स को कंज्यूम किया जाता है और एक गुड के प्राइस में चेंज होने की वजह से जब दूसरे गुड की क्वांटिटी में चेंज आता है, यानी अगर हम एक गुड को कंज्यूम करें तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ेगा। मान लीजिए हम बात करते हैं, सपोज मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब ऐसे दो गुड जिनको हमेशा साथ में यूज़ किया जाएगा। जैसे मान लो कार एंड पेट्रोल। अगर कार है, पेट्रोल नहीं है, कार नहीं चलेगी। अगर मान लीजिए पेट्रोल है, कार ही नहीं है, तो फ़ायदा ही नहीं है। यानी कार भी हो और पेट्रोल भी हो, जब दोनों चीज़ हो तभी आप गाड़ी रन कर सकते हो, तभी वो यूज़फुल है। तो यानी ऐसे दो गुड जिनको हमेशा साथ में यूज़ किया जाएगा तभी वो दोनों यूज़फुल रहते हैं। अब मान लीजिए एक तरफ मैंने पेट्रोल ले लिया, एक तरफ मैंने कार ले ली, तो देखो पेट्रोल के जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोग पेट्रोल का कंजप्शन कम करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो साल प्लान कर रहे होंगे जिनको कार खरीदनी होगी, वो भी अब क्या कर देंगे? कार के डिमांड को रोक देंगे, तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। और अगर पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो लोग पेट्रोल ज़्यादा लेंगे, तो लोग जो प्लान कर रहे थे वो जल्दी से जल्दी गाड़ी को क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही पेट्रोल का प्राइस चेंज हो रहा है उसकी वजह से कार की डिमांड अफेक्ट हो रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कार की डिमांड क्या हो रही है? कम। और पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो कार की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी यहाँ पर दोनों गुड में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव एंड इनवर्स। ठीक है, तो इस केस में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव। यानी कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए जो केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।